दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है। बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार का ये छोटा सा ग्रुप आप सभी बड़े लोगों का स्वागत करता है। इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है, 4 क्लासेस हो चुकी हैं, 5वीं क्लास आज स्टार्ट करेंगे। हमें बहुत खुशी है दोस्तों कि आप इकोनॉमिक्स जैसे बोरिंग सब्जेक्ट को इतने स्माइल के साथ और हंसते हुए मुस्कुराते हुए याद कर रहे हैं। आज मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है दोस्तों, घर में फैमिली फंक्शन था तो चिल्लाया खूब, तो आवाज़ थोड़ी सी डाउन हो गई है। नेचुरल हो जाता है ऐसा। हम लोगों ने दोस्तों 8 टॉपिक 4 क्लासों में कवर कर लिए। थोड़ा सा ही 8वां टॉपिक बचा हुआ था, 2-4 लाइनों का, वो मैं करा देता हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। पूरा टनटनाते हुए आपने दोस्तों कल पढ़ ही लिया था, थोड़ा सा रह गया था। आर्थिक नीति चल रही थी, इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में 1991 के सुधार हम करा ही चुके हैं एलपीजी वाले। वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 2 तरह की बातें मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। जैसे मान के चलो 1991 में आर्थिक सुधार हुआ, 1991 में भी तो एलपीजी आई थी। मान के चलते हैं दोस्तों 1991 में एलपीजी आ गई, ठीक है, मान के चल रहे हैं, मान के क्या चल रहे हैं, सच में ही आई थी, है ना। तो 1991 में जब एलपीजी आई तो कई सारी फैक्ट्री लगी, कई कारखाने लगे, कई सारे बड़े बड़े उद्योग लगे, तभी तो एलपीजी सफल हुई। प्राइवेट जो कंपनियां थी वो लग गई साहब कई जगह। तो जहां वो कारखाने लगे, मान लो दोस्तों ये एक जगह है या छोटी सी जगह में, यहाँ एक कारखाना लगा, मान के चलो आप लोग कि यहाँ पर एक कारखाना लगता है साहब। तो उस कारखाने में यहाँ इस जगह पे कुछ लोग रह रहे होंगे कि नहीं रह रहे होंगे? कुछ लोग भी तो रह रहे होंगे, है ना। कुछ लोग पहले से रह रहे थे, उन लोगों को हटाया गया और उस जगह को खाली कराया गया, तब वहाँ पे फैक्ट्री लगी। ऐसा ही तो होता है कि साहब जो बेचारे गरीब लोग रह रहे हैं झोपड़ झुग्गी में, उनकी झोपड़ी साफ कर दी जाती है और उसकी जगह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं। ये होता चला आया है और ज़िंदगी भर ऐसा होगा, क्योंकि जहाँ लोग रह रहे हैं वो सरकार मानती है कि अवैध है, उनको हटा के बड़ी इंडस्ट्री लगाई जाती है। तो सरकार ने जो लोग बेचारे लोग गरीब लोग थे जिनको भगा दिया गया, उनके बारे में सरकार ने सोचा कि इनको यहाँ से हम भगा तो रहे हैं, लेकिन कहाँ जाएंगे वो लोग, बड़ा सवाल था। तो जहाँ पर वो लोग जाएं वहाँ पे उनको मूलभूत सुख सुविधाएं मिलें। मतलब यहाँ से अगर भगाया गया तो कहीं और इकट्ठा करके कहीं और ले जाया जाए, वहाँ पे उनको काम दिया जाए, रोटी दी जाए, घर दिया जाए, कपड़े दिए जाए। उसके लिए क्या चाहिए होगा? पैसा चाहिए होगा। तो 1991 में तो दोस्तों एलपीजी पॉलिसी आई, फैक्ट्रियाँ लगना शुरू हुई, और 1992 में अगली साल एक फंड बनाया गया। क्या बनाया गया? फंड। फंड समझते हो? कोष, पैसे का। और उसका नाम रखा गया दोस्तों राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि। ये लिखा राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि, मतलब कोष। निधि का मतलब इंग्लिश में निधि को कहते हैं फंड। हिंदी मीडियम वाले सब ज़्यादातर लोग पढ़ रहे होंगे तो उसको राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि के कहा गया। और ये कब बना दोस्तों? 1992 में। समझे? तो राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि का उद्देश्य क्या हुआ कि जो गरीब लोग, मजदूर लोग जो बेचारे रह रहे थे एक जगह, उनको कहीं और विस्थापित कर दिया गया। तो विस्थापन के बाद उन्हें जब मूलभूत सुख सुविधाएं चाहिए, पैसा चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो एक फंड बना दिया, उसका नाम है राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि। 1992 में ये स्थापित हो गया साहब। लिखा हुआ ना, श्रमिकों के विस्थापन के लिए। तो एक तो आपने राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि समझ ली। क्यों गठित हुई? क्योंकि श्रमिकों का जो विस्थापन हुआ था उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए। कब हुई? 1992 में। लिखा हुआ ना 1992 में। एक तो आपने ये समझ लिया। एक चीज़ और समझनी है दोस्तों आपको, ठीक, क्योंकि आप अगर कॉन्सेप्ट समझते जाओगे, बेसिक चीज़ें समझते जाओगे, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अब आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा ना कि राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि कब गठित हुई, क्योंकि 1991 में तो एलपीजी आई, उसके अगली साल हो गई, 1 साल बाद ही फैक्ट्री लग गई, तो हटा ये फंड बन गया साहब। एक चीज़ और है दोस्तों, विनिवेश। विनिवेश का मतलब होता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का उल्टा हो गया। इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कि हमने, यानी सरकार ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है
कि सरकार की कोई कंपनी थी, उसमें से सरकार ने अपनी हिस्सेदारी वापस ले ली। समझ गए? जैसे रेलवे है, रेलवे सरकार चलवा रही है, सरकार जो रेलवे स्टेशन बने हैं उनका मालिक कौन है? सरकार है। तो सरकार अगर चाहे तो उन रेलवे स्टेशनों को किसी को बेच दे, तो इसको जब बेचेगी तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सरकार को कोई चीज़ बेचते हैं तो पैसा मिलता है कि नहीं मिलता? तो पैसा जो मिलेगा, इस पूरे प्रोसेस को डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, विनिवेश कहते हैं हिंदी में। तो जब 1991 में एलपीजी पॉलिसी लाई गई, प्राइवेटाइजेशन वाली, तो सरकार ने सोचा कि निजी कंपनियां कैसे काम करेंगी। जब सरकार के काम हर जगह हो रहा है तो सरकार को अपनी जो है जिम्मेदारियां बेचनी पड़ेंगी ना, तभी तो निजी कंपनियां आएंगी। नहीं समझे? जैसे मान लो एक आपका घर है, ठीक, जैसे ये कमरा ही ले लेते हैं, ये कमरा मान लो भी हमारा है, हम मान लो सरकार है इस कमरे के लिए, सरकार हम ही तो, हमारे कमरा है, हम कुछ भी करें। और हम एलपीजी पॉलिसी के तहत ये कहता है कि हाँ जो है प्राइवेट कंपनियां भी हमारे कमरे में आ सकती हैं। तो पहले हमें ये कमरा बेचना पड़ेगा ना किसी प्राइवेट कंपनी को, तभी तो आएंगी। अब इस वक्त तो मालिक हम है, जब मालिक हम ना रहकर कोई और बन जाएगा, वही चीज़ क्या हो जाएगी? डिसइन्वेस्टमेंट, यानी विनिवेश। तो एक ऐसे विनिवेश वगैरह करने के लिए दोस्तों एक आयोग बनाया गया, उसको कहते हैं विनिवेश आयोग। क्या कहते हैं? विनिवेश आयोग। ऐसा एक कमीशन बनाया गया। आयोग बनते हैं ना, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है ना, ऐसे ही एक आयोग बन गया, विनिवेश आयोग। 1996 में दोस्तों ये बना था। कब बना है? 1996 में। और 1996 में जो विनिवेश आयोग बना, उसका गठन हुआ और उसके अध्यक्षता किसने करी? दो भगवान बनाने पड़े, एक राम भगवान, एक कृष्ण भगवान तब जाके विनिवेश जो है हिंदुस्तान में सफल हुआ। तो उन अध्यक्ष का नाम है रामकृष्णा। क्या नाम है? राम है, कृष्ण है, दोनों हैं। अयोध्या भी है, मथुरा भी है ठीक। तो राम कृष्ण अध्यक्ष बन जाते हैं 1996 में। कब? 1996 में विनिवेश आयोग की। क्लियर? तो विनिवेश आप समझ गए होंगे क्या होता है। विनिवेश का मतलब होता है कि साहब सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। ये लिखा हुआ ना, विनिवेश इक्वल टू सरकारी भागीदारी घटाना। सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी और 1996 में विनिवेश आयोग गठित हो जाता है, जिसके अध्यक्ष हैं रामकृष्ण। और राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि क्या है कि जो श्रमिक बेचारे स्थापित हुए, विस्थापित हुए, उनके लिए पैसा की व्यवस्था करना है, रोजी रोटी चलवानी है। और राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि बनती है 1992 में। उम्मीद है दोस्तों टनटनाते हुए आपको याद हो गया होगा। ये आपका टॉपिक पूरा फिनिश्ड। अब दोस्तों नया टॉपिक शुरू होगा आज, बैंकिंग सिस्टम शुरू होगा आज हमारा। ठीक, मज़ा आएगा। वाह, नया टॉपिक शुरू है दोस्तों, मुबारक हो। मज़ा आ रहा है ना। 4 क्लासेस हो गई, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। धीरे धीरे ये भी हो जाएंगी। 5वीं क्लास है ये, तो 3-4 क्लासों का खेल और रह गया। मैंने क्या कहा था, 10 क्लासेस में ही पूरा इकोनॉमिक्स स्वाहा करवाने का प्रयास किया जाएगा। 1-1 घंटे की क्लासें नहीं है ज़्यादा दोस्तों, लंबी ऐसा भी नहीं कि 3-3 घंटे चलाई हो। 1-1 घंटे में आपको वो सब दिया जो हम लोगों ने और हमारी टीम ने 10 सालों में जाके निचोड़ पाया। निचोड़ना समझते हो ना, कि पहले दुनिया घूम ली, फिर उसके बाद पता चला कि वो जगह घूमने लायक है, वो जगह घूमने लायक नहीं है। ऐसे कई सारी किताबों में मुंह मारा, बाद में पता चला क्या पढ़ने लायक था, क्या छोड़ने लायक था, वो सब आपके सामने हमने ला के रख दिया। इसकी PDF भी आपको दोस्तों मिल जाएगी। कई लोग परेशान है PDF के लिए। PDF हम कह रहे हैं टेलीग्राम पर डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन PDF इसकी तभी देंगे जब इसकी सारी क्लासें हो जाएंगी। अभी नहीं देंगे, नहीं तो चटनी बन जाएगी PDF की। फिर PDF खेलते रहोगे, पता नहीं कितनी PDF आपके पास है। तो साहब अगला टॉपिक है भारतीय वित्त व्यवस्था। इंग्लिश मीडियम वाले उसको कहते हैं, भारतीय मतलब इंडियन, वित्त मतलब फाइनेंस। फाइनेंस कहते हैं, फाइनेंस कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, हिंदी वाले लोग जो है इसको फाइनेंस बोलते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। इंग्लिश मीडियम वाले इसको फाइनेंस कहते हैं, फाइनेंस। वाह, एकदम अंग्रेजी झाड़ दी तो ऐसा लगता है कि हमसे बड़ा कोई होशियार है ही नहीं व्यवस्था का मतलब होता है अरेंजमेंट, कुछ भी समझ लो आप। फाइनेंस मार्केट एक तरीके से आप अब इसमें पढ़ेंगे। फाइनेंस मार्केट पढ़ रहे हैं, हिंदी में कहते हैं वित्त बाजार। ठीक, पूरा आपको बैंक सब घुमाया जाएगा इसमें। ये सबसे बड़ा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, पूरा समझेंगे दोस्तों।
ये जितना हो पाता है इस वीडियो में करेंगे, अगर बहुत लंबा होगा तो अगला वीडियो देख लेंगे, देखते हैं कितना खिंच पाता है। तो भारतीय व्यवस्था वित्त वाली दो तरह की होती है साहब। एक होती है दोस्तों मुद्रा, मनी मार्केट कहते हैं, करेंसी मार्केट कह लो, मनी मार्केट कह लो, मुद्रा। एक होती है पूंजी। दो तरह का वित्त बाजार होता है, एक होता है मुद्रा बाजार और एक होता है पूंजी बाजार, यानी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो दो भाई हैं साहब, एक मुद्रा है और एक पूंजी है, दोनों जुड़वा है। मुद्राओं का मतलब वही है, पैसा ही पैसा होगा, और पूंजी का भी मतलब वही है, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन इनमें कुछ बेसिक अंतर होता है, वो अंतर आपको मेंस में समझना पड़ेगा, प्री में समझने की ज़रूरत है ही नहीं। फिर भी हम आपको दोस्तों बता देते हैं, क्योंकि कई लोग चाहें तो समझ लेना। तो जो दोस्तों मुद्रा बाजार है, पहले वही समझ लो क्या होता है, अपने आप क्लियर हो जाएगा। मुद्रा बाजार से जुड़ा हुआ मामला ये होता है कि साहब आप जो पैसा आ रहा है, करेंसी आ रही है, जो तगड़े तगड़े 500 के नोट देखते हो, उनकी कैसे छपेंगे, मुद्रा कैसे छपेगी, मुद्रा छप जाएगी तो कैसे बटेगी, मार्केट में कैसे आएगी, मार्केट में पैसा कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया, कहीं कम तो नहीं करना, महंगाई ज़्यादा तो नहीं हुई, ये सब चीज़ें मुद्रा मतलब पैसे का खेल है। पूंजी का मतलब दोस्तों सिर्फ पैसा नहीं होता, पूंजी का मतलब जरूरी थोड़ी पैसा हो, मुद्रा का मतलब पैसा है। पूंजी तो ये घर भी तो हमारी पूंजी है, ये जो बोर्ड है ये भी हमारी पूंजी है। पूंजी का मतलब होता है ऐसी हर चीज़ जिसका मूल्य है, और मुद्रा का मतलब होता है कि सिर्फ वही। ठीक, समझ गए होगे आप। मुद्रा बाजार सबसे पहले दोस्तों समझते हैं क्या होता है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई मेंस का एग्जाम तो अभी दे नहीं रहे, प्री का दे रहे हो। प्री में तो OMR भरनी है, टक से OMR भर जाए, काम खत्म हो। ठीक, भारतीय मुद्रा बाजार दोस्तों पहले देखते हैं। तो पहले आपने क्या देखा कि वित्त बाजार कितने तरह का हो गया, दो तरह का, एक मुद्रा बाजार, एक पूंजी बाजार, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। अब मुद्रा बाजार में भी दोस्तों दो टुकड़े होते हैं, एक होता है असंगठित क्षेत्र, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड कहते हैं इसको, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। एक होता है दोस्तों संगठित क्षेत्र, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इंग्लिश में भी मैं थोड़ा थोड़ा बोल देता हूँ हल्का हल्का, ताकि जो अंग्रेजी माध्यम के हमारे भाई बहन है वो AK-47 लेके तैयार खड़े रहते हैं कि तुमने अगर इंग्लिश में नहीं बोला तो टाँ टाँ कर देंगे संभव भैया तुम्हारी। तो दोस्तों दो तरीके का मुद्रा बाजार होता है, एक होता है असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज्ड, एक होता है संगठित यानी कि ऑर्गेनाइज्ड। तो असंगठित क्या हो गया साहब? असंगठित का मतलब ऐसा होता है कि जिनका कोई संगठन नहीं है, जो किसी नियम कानून पर नहीं चल रहे, उनकी मर्जी आएगी वो करेंगे। जैसे मान लो आपको पैसा लेना है उधार, तो अगर बैंक के पास जाओगे तो उनके कुछ नियम कानून होंगे, साहब ये फॉर्म भरो, वहाँ जाओ। आप कभी बैंक जाना तो साहब खिड़की विंडो नंबर 5 पे जाइए, विंडो नंबर 2 पे जाइए, ये सब चलता है आपका संगठित क्षेत्र में, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, क्योंकि उनके नियम कानून है कुछ। असंगठित में आप चाहो किसी की दुकान पे, लाला की दुकान पे चले आना, पैसा भैया बहुत गरीबी आ गई है, पैसा दे दो, तो वो आपको दे देगा, टन से लोग पकड़ो 20,000 रुपये, लेकिन ब्याज लेगा ज़्यादा, है ना। तो ऐसे आप समझ गए होंगे कि असंगठित क्या होता है और संगठित क्या होता है। असंगठित का मतलब है कि जो नियम कानून पर नहीं चलते, संगठित का मतलब है जो नियम कानून पर चलते हैं। तो नियम कानून पर नहीं चल रहे तो कौन नहीं चल रहा? साहूकार। साहूकार समझते ही हो गया, महाजन भी कहते हैं इनको, कहीं कहीं लाला जी भी कहते हैं। लाला जी समझ रहे हो? जैसे हमारे पापा का जो बिजनेस है दोस्तों, वो लाला जी वाला है। मतलब हमारे पापा का इस तरीके से, मतलब वो ब्याज पे पैसा उठा देते हैं। ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, कोई नियम थोड़े नहीं है, अपनी दुकान के अपने मालिक, हमारी जो इच्छा है वो हम करेंगे। हमारे पापा लेकिन दिल वाले हैं, बहुत ज़्यादा ब्याज नहीं लेते, उतनी लेते हैं जितनी हमारी भैया रोजी रोटी चलती रहे। रोटी भी तो चलानी है, घर परिवार भी चलाना है, ऐसा थोड़े नहीं है कि फिर अगर सब कुछ दान कर देंगे तो सब बिक जाएगा ना। तो उतना ही लेते हैं थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। तो ये तो आपने असंगठित क्षेत्र पढ़ लिया। एक संगठित होता है, संगठित आपने समझा, नियम कानून वाला। तो नियम कानून कहाँ चलेंगे पैसा लेने के लिए? बैंक में। ये लिखा है इतना बड़ा बैंक, अगर आप बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे सब नियम कानून होगा। तो बैंक दोस्तों एक संगठित क्षेत्र हो गया। तो हमें हमारे सिलेबस में ये तो है नहीं, ये लाला जी फाला जी तो हमारे पेपर में आएंगे नहीं। पेपर में क्या आएगी? बैंक। अब समझेंगे हिंदुस्तान में बैंकिंग पढ़ा ली दोस्तों, अब आएगा आपका रियल मज़ा।
ठीक, यहां आ जाते हैं बैंकिंग सिस्टम। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि बैंकिंग सिस्टम में इंडिया में सबका माई बाप कौन है बैंकों का? बताओ बताओ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपुनिच मालिक है। मतलब अगर दुनिया में भगवान से बड़ा भगवान से ही दूसरे नंबर पर कोई इंडिया में पैसे के मामले में है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। मतलब सरकार को भी जरूरत पड़ जाए तो वो आरबीआई से पैसा उधार लेती है। तो आरबीआई सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई पढ़े उससे पहले मैं एक घूंट लगा लूं। बोतल कहाँ है मेरी? दिख नहीं रही मुझे, ये गई। दोस्तों पानी का बहुत प्यासा रहता हूं मैं, पूरे दिन इतना थक जाता हूं कि पानी ही पी पाता हूं, और तो कुछ ज़िंदगी में पीने के लिए बचा ही नहीं है अब। पानी पी लूं थोड़ा सा। तो दोस्तों मस्त मजे में चल रही है साहब की, टनटनाता हुआ पेपर आने वाला है तो आप लोगों का 27 जुलाई में। अब दिन ही कितने हैं, जल्दी जल्दी करते हैं इसीलिए। अब देखो साहब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, सबसे पहले देखेंगे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। आप सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं बता रहा मैं, इसमें टाइम ज़्यादा लूँगा ही नहीं, आपको पहले से पता है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, सबको पता ही है, इसमें कोई नई बात मैंने बताई नहीं। लेकिन हो सकता है आपको ये ना पता हो कि कितने पैसे का हिसाब किताब बनाते हुए आरबीआई की स्थापना हुई। जब आप कोई बिजनेस खोलते हो तो कुछ इन्वेस्ट करते हो कि ऐसे मुंह उठा के चल दोगे, ठीक? तो यानी कि कुछ पूंजी तो चाहिए ना कोई भी बिजनेस खोलने के लिए। तो जब बिजनेस खोलने के लिए कोई पैसा चाहिए तो बैंक इतनी बड़ी खुल रही है जो पूरे देश को संभालेगी, उसके लिए भी तो कुछ पैसा चाहिए होगा, है ना? तो ऐसी 5 करोड़ रुपए की ऑफिशियल कैपिटल यानी अधिकृत पूंजी के साथ आरबीआई का जो है नारियल फोड़ा गया था। एकदम गए होंगे टाय से कोई, तब तो हो सकता है प्रधानमंत्री गए हों, भगवान जाने कौन गए थे, उन्होंने नारियल लिया और धाए से फोड़ दिया आरबीआई में। आरबीआई की स्थापना हो गई। उद्घाटन ऐसे तो करते हैं, नारियल लो टप से फोड़ दो। 5 करोड़ रुपए भी दिए, नारियल फोड़ा 5 करोड़ रुपए दिए साहब। तो इस तरीके से दोस्तों आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई और 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुई। आपको मैं एक बात और बताऊं, 1935 चल रही है कि नहीं चल रही? तो हेडक्वार्टर इसका दोस्तों मैंने आगे लिखा हुआ है यहाँ, लेकिन मैं अभी समझा रहा हूँ। यहाँ जो नारियल फोड़ा गया था तब इसका हेडक्वार्टर था दोस्तों कोलकाता में, कैलकाटा। जाओ बेटा घूमने कलकत्ता में, मजा आ जाएगा, ठीक? तो कलकत्ता में 1935 में इसका नारियल फोड़ा गया, लेकिन बाद में देखा कि भूमि पूजन कर दिया साहब उसका आरबीआई का, तो 1-2 साल बाद लगा यार कलकत्ता में मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि असली सितारे तो बम्बई में रहते हैं, कलकत्ता में तो सब उतना फील नहीं आ रहा होगा जो है आरबीआई वालों को, क्योंकि असली ग्रीनरी तो सब मुंबई में देखेंगे लोग, है ना? तो दोस्तों 1935 में तो इसका मुख्यालय कोलकाता में था और 2 साल बाद 1937 में ये मुख्यालय ट्रांसफर होकर मुंबई पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? मुंबई। क्लियर है? 1937 में यह मुख्यालय 2 साल बाद मुंबई पहुंच गया था। इस तरीके से अगर कुछ आ जाए कि इसकी स्थापना इतने में हुई थी और उस वक्त मुख्यालय कहाँ था, तो कैलकाटा में। नारियल जब फोड़ा तब कलकत्ता में फोड़ा, बाद में फिर कलकत्ता ही फोड़ दी है और 2 साल बाद बम्बई में हम सब आ गए। ठीक है दोस्तों, मज़ा आ गया? आरबीआई के बारे में आपने ये सब चीज़ें समझी। अब आप और भी चीज़ें समझेंगे कि आरबीआई की स्थापना किस कमिटी की रिकमेंडेशन पर हुई। सब लिखा है इसमें, अभी सब लिखा हुआ है, वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप ये इस बात जानते हैं, मुझे पता है कि हिल्टन यंग कमेटी थी, हिल्टन यंग कमेटी। इन कमेटी की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई। आपको भी पता है और मुझे भरोसा है कि आपको इससे भी ज़्यादा चीज़ें पता ही होंगी आरबीआई के बारे में। हिल्टन यंग कमेटी पे साहब स्थापना की रिकमेंडेशन पर स्थापना हुई। और ये भी आपको पता होगा कि इसका नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। ये बात आपको पता है, मुझे भरोसा है ना इतना आप लोगों पे, भी आप इतने सालों से लगे हो तो ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको पता है। तो इसमें आपने कोई बड़ी तोप नहीं पड़ी, बस हो सकता है आपको ये बात ना पता हो, और पता हो तो बहुत अच्छी बात है कि 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ आरबीआई शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों,
अब हम अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो सिंपल चीज़ें थी, धीरे धीरे इसमें थोड़ी सी और चीज़ें भी आएंगी बढ़िया बढ़िया। ये टॉपिक आप लोगों को पता होगा, मुझे भरोसा है आप लोगों पे, बस जो भी टिपिकल टर्म होगा वो आप देख लेना। अब देखो यही बात मैंने लिखी थी दोस्तों कि 1935 में देखो मुख्यालय आरबीआई का कलकत्ता में है, 1937 में बम्बई पहुंच गया। अब साहब अब नई कहानी सुनते हैं। अब दोस्तों 1935 में जब आरबीआई का नारियल फोड़ा गया, तब कोई गवर्नर भी तो बनाया जाएगा, उसका मालिक भी तो कोई बनेगा आरबीआई का। तो 1935 में जब नारियल फोड़ा गया था कलकत्ते में, तब उसके जो गवर्नर थे, यानी आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे, उनका नाम क्या था, सब आपको पता ही होगी। तब अंग्रेजों का राज था हिंदुस्तान में, तो एक अंग्रेज साहब थे, ऑसबॉर्न स्मिथ, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये बात आप जानते हैं, मुझे पता है कि आपको ये सब बातें पता हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो 1935 में जब नारियल फोड़ा गया, तब पहले गवर्नर आरबीआई के कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। फिर साहब ये कब बनेंगे, 1935 में ही तो बनाए जाएंगे ये, जब 1935 में तो इसकी स्थापना हुई है। इसके बाद ऑसबॉर्न स्मिथ काफ़ी टाइम तक रहे और देश आज़ाद हो गया, तब भी यही थे दोस्तों। मैं आपको बता दूं 1947 में अगर पूछा जाए कौन था आरबीआई का गवर्नर, तब भी यही थे, और ये 1949 तक रहे हैं। लेकिन 1949 तक नहीं, 1949 तक नहीं दोस्तों, सॉरी गलती हो गई, सॉरी, मतलब कुल मिलाकर 1935 में थे, 1943 तक रहे, सॉरी बाई मिस्टेक बोलिए, मैं सीडी देशमुख मेरे दिमाग में चल रहा था। ऑसबॉर्न स्मिथ है, ये एडिट नहीं करूंगा मैं, आप बाद में समझ जाएंगे। ऑसबॉर्न स्मिथ 1935 में बने और 1943 तक रहे। आज़ाद जब हुआ हिंदुस्तान, तो पहले जो भारतीय गवर्नर थे वो सीडी देशमुख थे, ठीक, सीडी देशमुख थे दोस्तों। सॉरी मैं बार बार कह रहा हूँ, कभी कभी यार दिमाग इधर उधर हो जाता है, तो आप समझ जाएंगे कि ह्यूमन नेचर था, इसलिए गलती से भूल गया मैं। 1943 में पहले भारतीय गवर्नर बने जो इंडिया के थे, वो थे सीडी देशमुख, जबकि ओवरऑल देखा जाए तो पहला गवर्नर कौन था, ऑसबॉर्न स्मिथ। अब यहाँ पे एक आपको नई बात हो सकता है दोस्तों पता चले कि जब राष्ट्रीयकरण हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। तो जब राष्ट्रीयकरण दोस्तों आरबीआई का हुआ, तब गवर्नर कौन था, नेशनलाइजेशन आरबीआई का 1 जनवरी 1949 को हुआ है, और तब गवर्नर थे एल के झा। कौन थे, एल के झा उनका नाम है, ठीक है, एल के झा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये क्या, ठीक, एल के झा, एल के झा ये लिखा हुआ है, देखो दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रीयकरण के समय जो गवर्नर था वो एल के झा साहब थे। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। आरबीआई पूरा आपको पहले से पता है, इसलिए मैंने इसमें बहुत लोड नहीं लिया, क्योंकि मैं जानता हूँ। अब देखो कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई, तो हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर हुई। ये आपने पूरा आरबीआई अभी तक देखा कि क्या क्या उसके कीवर्ड्स थे। अब उसके मेजर हम काम बताएंगे, ठीक। ये आप लोगों को पता है दोस्तों, मुझे जानकारी है कि इन सब चीज़ें आपको पता है, इसलिए हो सकता है आप बोर हो रहे हो, क्योंकि जो चीज़ें हमें पहले से पता होती हैं वो हमें बोरिंग लगती हैं। पिक्चर जब दोबारा तिबारा देखो, एक ही बढ़िया कितनी भी अच्छी पिक्चर हो, जब आप 3-4 बार उसे देख लोगे तो बोर ही तो हो जाओगे। तो इसलिए हो सकता है कि आप बोर हो रहे हो, मत देखो दोस्तों, क्योंकि ये सब आपको पता है। कोई हम तो कभी नहीं कहते कि वीडियो देखो, आपको अगर पता है तो कुछ और देख लो, लेकिन इसमें जो आगे पॉइंट आएंगे वो आपको इम्पोर्टेंट लगेंगे, और हो सकता है कि आपको वो सारी चीज़ें ना पता हों, ठीक है। तो दोस्तों अब देखो मेन चीज़ इसकी, अब देखो आरबीआई के आप मेन काम, आरबीआई के मेन काम मैं आपको बताऊं, उससे पहले हम रिवाइज करते हैं क्या 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 पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ लिया था राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि, 1992 में गठित हुई थी, श्रमिक जो स्थापित विस्थापित हुए थे उनके लिए थी। फिर 1996 में विनिवेश आयोग पढ़ा था हमने, जो डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन था ना 1996 वाला, उसके अध्यक्ष कौन थे, बताओ, रामाकृष्णा, दो भगवान थे ना, हाँ। फिर आपने ये आरबीआई की पूरी कहानी पढ़ी कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई स्थापित हुआ, और साहब तब नारियल फोड़ा गया, वो कलकत्ते में फोड़ा गया। बाद में 2 साल बाद 1937 में मुंबई आ गई। पहले गवर्नर थे वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे,
फिर पहले इंडियन वाले बने वो सीडी देशमुख बने, राष्ट्रीयकरण इसका 1 जनवरी 1949 को हुआ, और तब जो है गवर्नर कौन बन गए, LK झा। ये आपने समझा। हिल्टन यंग कमेटी पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। आप सब जानते हैं 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ आरबीआई बनी थी। अब यहाँ से आपको कुछ चीज़ें और देखनी है। आरबीआई के काम क्या है कि साहब करेंसी छापनी है, मार्केट में कि कोई महंगाई ज़्यादा तो नहीं है वो देखना है, मुद्रास्फीति तो नहीं बढ़ गई वो देखना है, और विदेशी मुद्रा कितनी आ रही है ये भी देखना है, विदेशी मुद्रा जितनी आई उसके आंकड़े भी जारी करने हैं, रेपो रेट जारी करनी है, रिवर्स रेपो रेट जारी करनी है। ये सब आरबीआई के काम है। ये पूरी कहानी हमने लिखी हुई है। तो मौद्रिक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जारी करना मतलब मौद्रिक नीति तैयार करना है। साख नियंत्रण जो है, जो कीवर्ड होता है क्रेडिट कंट्रोल, वो भी देखता है आरबीआई। साख नियंत्रण का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि मार्केट में पैसा कोई ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं आ गया। साख मतलब क्रेडिट, और क्रेडिट का मतलब पैसा। जब आपके पास फ़ोन पे पैसा आता होगा तो लिखा आता होगा ना, कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव क्रेडिटेड इतना अमाउंट। तो क्रेडिट का मतलब पैसा मार्केट में कहीं ज़्यादा तो नहीं है, उसको ऑब्जर्व कर लें। आरबीआई यही करता है कि पैसा ज़्यादा होगा तो कम कर देगा, कम होगा तो ज़्यादा कर देगा। ये सब चीज़ें दोस्तों करता है। इसको मैं समझा रहा हूँ इस तरीके से जो शब्द आ जाते हैं। तो मौद्रिक और साख नीति तैयार करता है। मौद्रिक और साख नीति का मतलब है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। करेंसी नोटों का निर्गमन करता है, मतलब पैसा छापता है। बैंकों का बैंक है। बैंकों का बैंक मतलब कि जितने एसबीआई हैं, पंजाब नेशनल बैंक हैं, एचडीएफसी बैंक है, ये जितने बैंक है ना उनका बाप है। ठीक है। उन्हीं जितने बैंक मार्केट में घूम रहे हैं उनका सबसे ऊपर है, तो बैंकों का बैंक हो गया। सरकारी बैंकर है। सरकारी बैंकर का मतलब होता है कि सरकार को भी जरूरत पड़ेगी तो साहब आरबीआई से ही पैसा उधार लिया जाएगा, यानी सरकार का भी बैंकर है। फिर देखो दोस्तों ये और क्या चीज़ है, विदेशी विनिमय का प्रबंधन। विदेशी विनिमय मतलब समझते हो, फॉरेन जो पैसा आता है ना, जैसे डॉलर आया हमारे पास, तो डॉलर को हमें इंडिया की करेंसी में बदलना है, या इंडिया की करेंसी को हमें डॉलर में बदलना है। विदेशी मुद्रा कितनी आ रही है, कितनी भारत से बाहर जा रही है, वो सब चीज़ें मैनेज करता है कौन, आरबीआई। और ये साख नियंत्रण का दोस्तों मैंने आपको समझाया। साख का मतलब पैसा, कि पैसा मार्केट में ज़्यादा तो नहीं है, कम कर लो, कम है तो ज़्यादा कर लो, ये सब चीज़ें करता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है, ये वाला। ये देखो क्या लिखा हुआ है कि सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है, तो किससे लेती है, आरबीआई से। अब आपको ये समझना पड़ेगा अर्थोपाय ऋण क्या होता है। इंग्लिश में कहते हैं वेज एंड मीन्स एडवांस। वेज एंड मीन्स एडवांस का मतलब है कि सरकार को अगर कुछ पैसा चाहिए, उधार चाहिए, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए चाहिए, तो वो पैसा कहाँ से लेगी, आरबीआई से ले लेगी। सिंपल है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, आपने सब पढ़ा हुआ है। इसलिए ये टॉपिक में मैंने टाइम ज़्यादा लिया ही नहीं, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। तो सारा दोस्तों ये आप याद रखना, अर्थोपाय ऋण यानी वेज एंड मीन्स एडवांस आरबीआई से सरकार लेती है। ठीक, कोई दिक्कत तो है ही नहीं इसमें। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, क्योंकि ये टॉपिक आपको पता है, मुझे इतना भरोसा तो आप पर है। ये बहुत बोरिंग आपको हो सकता है थोड़ा सा लग रहा हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता हैं दोस्तों। इसमें कुछ भी नया मैं बता नहीं रहा, इंटरेस्टिंग कोई स्टोरी इसमें, क्योंकि जब चीज़ें पता होती है, मैं कह रहा हूँ ना, पिक्चर जब देखी हो तो मज़ा ही क्या आएगा। थोड़ा सा मज़ा दिलवाएं आपको। मज़े चाहिए आपको, थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा आ रहा है आपको जब पेपर होगा ना तब मज़ा आएगा कि हाँ साहब ये देखो आ गया, ये आ गया। दोस्तों मज़ा हम दें उससे पहले एक छोटी सी अपील है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि आपको अगर रास्ते में कोई गरीब आदमी दिखाई दे, कोई ठेला चलाने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, सब्ज़ी बेचने वाला है, तो प्लीज़ मेरा निवेदन है आपसे कि आप उसे ठंडा पानी पिलाएं। देखो पैसे तो लगेंगे नहीं अगर उसे आप पानी पिला देंगे। मान के चलिए आप रास्ते से गुजर रहे हैं, अपनी कोचिंग से लाइब्रेरी जा रहे हैं, लाइब्रेरी से घर जा रहे हैं, किसी भी काम से जा रहे हैं, और आपको कोई दिखे और आपके पास ठंडा पानी आपकी बोतल में, बैग में है, तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर पिलाएं दोस्तों, है ना। अब देखो एक नई चीज़ आ रही है, और ठंडा पानी की बात हुई तो मैं पानी एक घूंट फिर लगा लूँ दोस्तों। और सुनाओ, सब बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है ना। शादी ब्याहों का सीज़न है,
खुद की कर पाओगे कि दूसरे के भी नाच रहे हो यूं ही जा जा के? हम तो दूसरे के खूब नाच रहे हैं, जा जा के टनटनाते हुए जाते हैं शादियों में, देखते हैं कहाँ पे चाउमीन लगी है, कहाँ रसमलाई लगी है, ये खूब चल रहा है आजकल। इतनी शादियां हो रही हैं कि घर पे शाम को खाना नहीं बनता, मस्त जो है गाड़ी जाएगी आराम से, पूरे खानदान को भर के ले जाएंगे, तुम भी चलो तुम भी चलो तुम भी चलो, और ठूस ठूस के आते हैं आराम से पूरा दनदनाते हुए। ऐसे आप भी जाओ, हम तो शादी का कार्ड ना आया हो तब भी घुस जाते हैं किसी की शादी में, भाई भूखे भजन ना होए गोपाला। और क्या। तो दोस्तों साख नियंत्रण के तरीके देखते हैं अब हम, ठीक। अब तो मन अच्छा हो गया होगा ना, बीच बीच में थोड़ा सा आपको मस्ती चाहिए होती है। तो साख नियंत्रण के तरीके क्या हैं, यानी कि क्रेडिट कंट्रोल कैसे किया जाता है। आरबीआई करती है ना, मैंने बताया ना, साख नियंत्रण मतलब मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो कम करना है, कम है तो ज़्यादा करना है। तो कैसे करते हैं साहब, आरबीआई करती है। ये पेपर में आ सकता है, अब पेपर का पैटर्न बदल गया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही आएगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। ऐसे भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ साख नियंत्रण के लिए उपयुक्त हैं। फिर एकदम से धक 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 होने लगेगी तो समझ लो अब। तो देखो पहली जो विधि होती है दोस्तों, वो होती है बैंक दर निर्धारित करते हुए, बैंक दर नीति तय करके। अब आप सोचेंगे बैंक दर नीति क्या है। बैंक दर नीति का मतलब होता है भाइयों बहनों, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब ये रेपो रिवर्स रेपो क्या है, ये अभी आगे पढ़ेंगे हम, फिलहाल आरबीआई का काम समझ रहे हैं। बैंक दर का मतलब होता है रेपो रेट डिसाइड कर दो, रिवर्स रेपो रेट डिसाइड करके साख नियंत्रण के को कंट्रोल किया जाता है साहब। पहला तो आपने ये समझ लिया। फिर दूसरा तरीका होता है दोस्तों, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, खुले बाजार में धुआं मचाएंगे। एकदम हमारा भी सपना है कि हम भी एक बार खुल्लम खुल्ला एकदम आंधी मचाते हैं खुले मार्केट में। तो खुले बाजार में दोस्तों क्रियाएं करेंगे हम भी, हमारा भी एक ख्वाब है ये कि कुछ क्रियाएं खुले बाजार में भी करके आएंगे। दुनिया बंद बाजार में करती है, हम खुले बाजार में करके आएंगे। तो दोस्तों खुले बाजार की कुछ क्रियाएं हैं जो साख नियंत्रण करने के लिए की जाती हैं, ठीक है। साख यानी इज्जत बचाने के लिए लोग बंद बाजार में करते हैं, हम अपने खुले बाजार में क्रियाएं करके आएंगे, यानी ओपन मार्केट में ऑपरेशन करके आएंगे। तो ये दोस्तों क्या होता है, बैंक दर नीति तो समझ लिया आपने, रेपो रिवर्स रेपो। खुले बाजार की क्रिया ये होती है, वो नहीं जो आप समझ रहे हो, वो चीज़ नहीं, वो चीज़ जो बंद होती है वो बंद ही होगी। मतलब हम तो करेंगे एक बार, हमारा तो ख्वाब पूरा करना ही है हमें। ओपन मार्केट में अगर ऑपरेशन ना करते तो हमारा नाम समझ भैया नहीं। तो दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब ये होता है, जो सरकार की जो सिक्योरिटी है, प्रतिभूतियां कहते हैं ना, आप जानते हो प्रतिभूतियां, कुछ लेटर्स होते हैं, आप ज़्यादा मत पढ़ो इन चक्कर में। क्या होता है, बस आपको ओएमआर में देखना प्रतिभूतियां कहाँ होंगी, पूरे डेप्थ में नहीं समझो इतना, क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं है। तो सरकारी जो प्रतिभूतियां होती हैं, प्रतिभूतियां का मतलब होता है सिक्योरिटीज, जी सैक कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बॉन्ड समझ लो, बॉन्ड तो समझते होगे, सरकारी प्रतिभूतियां या बॉन्ड, अब सही है ना, बॉन्ड तो समझते होगे ना, बॉन्ड। तो जो गवर्नमेंट के बॉन्ड है उनको या तो बेच देंगे या खरीद लेंगे। उस पूरे खरीदने बेचने के प्रोसेस को ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं। मैं जो खुले बाजार में क्रिया करूंगा उसको ये वो चीज़ अलग है। और अभी यही नहीं, अभी और सुनिए, करूंगा सो करूंगा, सबसे करवाऊंगा। नौकरी लगाओ, खुले बाजार में खुल्लम खुल्ला चलेगा। और क्या, मजा आ जाएगा दोस्तों, एकदम रील्स बनेंगे फिर तो, रील्स धुआं मचा देंगे एकदम, गोवा में जा जाके ओपन मार्केट ऑपरेशन कर देंगे, गोवा ही में करेंगे। वो अपने घर हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ करेंगे तो फिर लोग पागल समझेंगे ना, हमें, हाय राम जी क्या हो रहा है। गोवा में करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब है कि गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है उसको या तो बेच दो या खरीद लो। ये भी क्या चल रहा है, साख नियंत्रण के तरीके हैं, ठीक। एक और तरीका है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। एक तरीका और होता है बैंकों की नकद कोष संबंधी आवश्यकता में परिवर्तन। आप इतना कठिन शब्द लिख रहा है, समझ भी नहीं आओगे क्या होगा। नकद कोष क्या होता है मैं बताता हूं आपको।
किसका? बैंकों का। अभी आप ये बहुत डिटेल में मैं इस चीज को पढ़ाऊंगा, आप लोग अभी ये समझ लो। सीआरआर और एसएलआर समझते हो आप? खूब अखबारों में पढ़ते होगे। बस इनमें चेंज कर देता है। नगद कोष का मतलब होता है सीआरआर और एसएलआर। हर बैंक को सीआरआर और एसएलआर अपनी रखनी पड़ती है। अब ये सीआरआर एसएलआर क्या होता है ये आएगा, टॉपिक आएगा, अभी थोड़ी देर रुको, धैर्य रखो। इसको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, सारे आरआर पढ़ो। अभी आपको बहुत हंसा हंसा के समझाएंगे, चिंता मत करो। फिलहाल आप इतना ही समझो कि सीआरआर एसएलआर का मतलब ये होता है कि नकद कोष से संबंधित पॉलिसी आरबीआई डिसाइड करता है, जिससे कि साख नियंत्रण हो सके। ये साख नियंत्रण के तरीके ही तो चलना है। तो ये पूरा आपने दोस्तों साख नियंत्रण का तरीका समझा। आरबीआई किन किन चीज़ों से साख नियंत्रण कर सकता है? एक तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार में धुआं मचा सके करके, ठीक है, यानी सरकारी प्रतिभूतियों यानी बॉन्ड को खरीद के बेच के। एक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को कंट्रोल करके, ठीक, और एक सीआरआर और एसएलआर वगैरह को कंट्रोल करके। ये सब कुछ तरीके हैं जिनसे साख नियंत्रण यानी क्रेडिट कंट्रोल होता है, ठीक। ये दोस्तों लिखा हुआ है ना, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या चीज़ है? सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री। ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, ताकि आपके ये पीडीएफ जब आपके पास जाए तो आप इसका अच्छे से रिवाइज कर सकें। अब देखो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ से आपके पास एक नई चीज़ें मिलेंगी। ये सब चीज़ें तो कहानी थी, अब आपको कुछ ऐसे फैक्ट मिलेंगे जो पेपर में सीधे आ जाते हैं। क्या फैक्ट है साहब? हाँ, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा छापता है। पैसे तो आप भी छापोगे अभी कुछ दिनों बाद, आरओ बन जाओगे तो पैसा छपना शुरू। 80, 82, 85 हज़ार रुपये पहली तारीख को आ जाएगा। टन को टॉय से मैसेज आता है सुबह 10 बजे। आज 3-4 मई है, 2-3 दिन पहले आया था हमारे पास बढ़िया सा मैसेज। हर पहली तारीख को आता ही है। तो ऐसे पैसा आप भी छापोगे। फिर मई शादी कर लेना, 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, फिर डबल पैसा छापना और क्या। तो अभी तो फिलहाल आप नहीं छाप रहे ना, आरबीआई छाप रहा है, तो आरबीआई के देखते हैं कैसे छापता है। तो आरबीआई जो पैसा छापता है यानी करेंसी जो छापता है, वो एक सिस्टम के हिसाब से छपती है। ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के कैसे भी छाप लो। तो वो जो सिस्टम है दोस्तों, उसको कहते हैं न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या सिस्टम हो गया? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। इंग्लिश में इसको कहते हैं मिनिमम, ये क्या हुआ? इंग्लिश में दोस्तों इसको कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। सिंपल है ना ये तो, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। ये होती क्या है ये समझते हैं, और हिंदुस्तान में ये कब अपनाई गई थी वो समझते हैं। तो आरबीआई जो करेंसी छापता है वो मुंह उठा के नहीं छापता, एक प्रणाली के तहत छापता है, उसको कहते हैं न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। और ये हिंदुस्तान में आज़ादी के 10 साल बाद अपनाई गई। आज़ाद कब हुए थे हम? 1947 में। उसके 10 साल बाद यानी 1947 में आज़ाद होंगे, तो 10 साल बाद कब आएगा? 1957 में। तो ये 10 साल बाद आज़ादी के यानी 1957 में न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई गई। अब देखो दोस्तों, ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता ही कहाँ है? क्या भला ऐसा भी है? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली क्या चीज़ है? ऐसे समझ लो कि जब किसी को के लिए कुछ पैसा छापोगे और किसी को पैसा दोगे, तो कुछ पहले देख लोगे ना कि मेरे पास इतना मिनिमम तो रहना चाहिए, है कि नहीं? कि ऐसा तो है नहीं कि उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दोगे, कुछ तो अपनी झोली में रखोगे कि नहीं रखोगे? ऐसा ही आरबीआई है, वो देखता है कि मेरे पास पहले 200 करोड़ होने चाहिए तब छापूंगा, ठीक। मेरे पास पहले 200 करोड़ होने चाहिए, 200 करोड़, कितने? 200 करोड़ होने चाहिए तब छापूंगा पैसे। तो आरबीआई कहता है कि मेरे पास 200 करोड़ रुपए होने चाहिए तब छापूंगा। उस 200 करोड़ रुपए में से भी 115 करोड़ का तो गोल्ड होना चाहिए साहब। कितने का? 115 करोड़ का। और 200 में से 115 गए तो कितने बचे? बताओ, सीसेट मैथ रीजनिंग में तो आएगी। कितने बचे 200 में से 115 गए तो? 85 करोड़। यानी 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए तब छापूंगा पैसे। समझ गए? 200 करोड़ का न्यूनतम रिजर्व होना चाहिए। यही तो है ना न्यूनतम आरक्षण प्रणाली।
न्यूनतम मिनिमम हमारे पास 200 करोड़ का रिजर्व होना चाहिए, जिसमें 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की विदेशी मुद्रा भंडार की वो होनी चाहिए, शामिल होना चाहिए। ठीक, 200 करोड़ अगर देखा जाए तो 200 करोड़ लगा देना, और अगर ऑप्शन में जैसा है उस हिसाब से मार लेना। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 115 का गोल्ड था या 85 का गोल्ड था। तो भैया गोल्ड की वैल्यू विदेशी वालों से ज़्यादा है, विदेशी लोग बाद में आएंगे, पहले गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा याद रखना। यानी 115 करोड़ रुपए का गोल्ड है और 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा भंडार 200 करोड़ रुपए में से। क्लियर है दोस्तों? और आगे बढ़े हम और देखें इसमें क्या है। इतना ही है स्लाइड में। तो आपने इस स्लाइड में क्या समझ लिया कि 1957 में आरबीआई ने न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई, जिसमें 200 करोड़ रुपए मिनिमम होने चाहिए, तभी पैसा छपेगा, जिसमें 115 करोड़ रुपए का गोल्ड और 85 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार। अब दोस्तों अगली स्लाइड पर चलते हैं, हम क्या है देखते हैं। अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है ना। ये देखो साहब अगली न्यूज। ठीक, आरबीआई से रिलेटेड ही तो चल रहा है। तो दोस्तों को देखो आप, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितना बड़ा मालिक है। इतना बड़ा मालिक है कि जो छोटे छोटे बैंक जो गली गली मोहल्ले में खुल गए ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फलाना, पंजाब नेशनल बैंक में घूम रहा है, एक एचडीएफसी घूम रहा है, एक इंडियन ओवरसीज घूम रहा है। तो इतने सारे जो बैंक घूम रहे हैं वो किनके इशारों पे घूम रहे हैं? आरबीआई के इशारों पे। आरबीआई डमरू बजाता है और ये बैंक नाचते हैं। ठीक है, तो डमरू कौन बजाता है? आरबीआई। नाचते कौन है? ये छोटे छोटे बैंक। इसका मतलब है ये नाचेंगे तभी जब आरबीआई से परमिशन ले लेंगे। समझ गए? यानी मान के चलो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपनी कोई नई ब्रांच खोलनी हो, नई शाखा खोलनी हो, तो परमिशन लेनी पड़ेगी पहले आरबीआई से। डमरू बजेगा तभी नाचोगे, बिना डमरू बजे नहीं नाचोगे। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है इसमें दोस्तों कि आरबीआई अगर व्यापारिक बैंकों, इसमें लिखा है ना आरबीआई द्वारा व्यापारिक बैंकों का विस्तार, रेगुलेशन, ये सब किया जाता है। व्यापारिक बैंक मतलब ये एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी और तमाम बैंक हैं, कनाडा बैंक ऑफ बड़ौदा, फलाना फलाना, ये सब चीज़ें आरबीआई के इशारों पे होती हैं। अब दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडार भी आरबीआई कंट्रोल कर रहा है, तो विदेशी व्यापार के आंकड़े कौन जारी करेगा? वही आरबीआई तो जारी करेगा। जब हम ही इस पूरे, अगर आरबीआई सबका मालिक है, विदेशी मुद्रा भंडार भी वही देख रहा है, तो उसी के आंकड़े भी वही जारी कर देगा। उसी को पता है कितना पैसा आ रहा है विदेश से। तो विदेशी व्यापार के जो आंकड़े हैं भाइयों बहनों, वो कौन जारी करता है? आरबीआई। ठीक, डमरू बज गया, सब धुआं निकाल दिया सबका। ऐसे ही दोस्तों मैंने आपको बताया कि मुद्रास्फीति ये क्या होता है क्या नहीं होता, ये अलग टॉपिक है। फिलहाल मुद्रास्फीति का मतलब आप समझ लो इतना छोटा छोटा महंगाई। ठीक, क्या होता है, कितने तरह की होती है, ये सारी चीजें एक नए टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल मुद्रास्फीति को आप मान के चलो कि महंगाई अगर बढ़ गई हिंदुस्तान में तो कौन कंट्रोल करेगा? आरबीआई। तो मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन जिम्मेदार हो गया? आरबीआई। और ये सभी दोस्तों जो फैक्ट हैं वो पेपर में आ चुके हैं। ठीक, अब हम दोस्तों पूरा रिवाइज करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? वैसे तो आज आपने जो पढ़ा वो सब आपको आता था, मुझे भरोसा है। ठीक, रिवाइज करें उससे पहले दोस्तों आप एक कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। पहला क्वेश्चन है आज का। अभी तक मैंने कमेंट बॉक्स में एक भी आंसर नहीं करवाया, क्योंकि मेरा आज उद्देश्य था कि मैं थोड़ा जल्दी करा दूं। अब बताओ आप, आपके लिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों करंट अफेयर्स से। मेलबर्न क्रिकेट क्लब के लिए, एमसीसी मेलबर्न क्रिकेट क्लब में शामिल होने वाला हाल ही में कौन सा खिलाड़ी बना? मेलबर्न क्रिकेट में मेंबर बनने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन सा है? अब क्रिकेट का क्लब है तो क्रिकेटर ही तो कोई शामिल हुआ है, तो बताइए कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन और है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, और ये भी करंट अफेयर्स का ही है। आप बताइए दोस्तों कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन किसने जीता पुरुष सिंगल में? ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष सिंगल में यानी मेल सिंगल्स में कौन विजेता रहा, और वो किस देश का है, ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 2 क्वेश्चन पूछ लिए मैंने लगातार, तब से मैं बहुत देर से पेशेंस करके बैठा था कि पूछूंगा, अब पूछ लिए मैंने। मेलबर्न क्रिकेट क्लब में मेंबर बनने वाला हाल ही में कौन खिलाड़ी मेंबर बना?
ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो अभी हाल ही में जनवरी महीने में हुआ, उसमें पुरुष सिंगल यानी मेल सिंगल का खिताब किसने जीता और वो किस देश का निवासी है। ये मैंने बहुत हंसा हंसा के पढ़ाया था आप लोगों को, देखते याद है कि भूल गए, ये आपको बताना है। ठीक दोस्तों, ये आपका साहब पूरा आपने समझ लिया, कुछ भी इसमें नया नहीं है। आरबीआई पूरी स्वाहा कर दी आपने, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको नहीं आता हो। और अगर कोई एक दो चीज़ें नई लगी हो तो आप उसको नोट कर लेना, नहीं तो पीडीएफ हम भेजेंगे। इसमें कुछ भी नया नहीं है दोस्तों, मुझे पता है कि आपको सब पता है और क्या, और सब। अब हम दोस्तों आगे बढ़े। ये देखो, आपने आरबीआई पूरा पढ़ लिया, अब कुछ और भी ठलुआ ठेंगरी बैंकें चल रही है ना, जैसे एसबीआई एक गली में खुली हुई है, एक गली में पंजाब नेशनल बैंक खुली है, तो उन बैंकों के बारे में भी देख लेते हैं। आज थोड़ा स्माइल कम आई, बोरिंग टॉपिक है क्या? ऐसा नहीं है, टॉपिक बोरिंग हो या हंसी वाला हो, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हंसने मुस्कुराने के लिए तो हम लोग लगे ही हैं। असली स्माइल तो तब आएगी ना दोस्तों, जब जिस दिन रिजल्ट आएगा और रोल नंबर मिलेगा। नहीं तो अभी मुस्कुरा लो, कितना मुस्कुराना है। अगर उस दिन रोना पड़ा, 27 जुलाई को दोस्तों आपका पेपर है, 27 जुलाई को पेपर है आपका, ठीक है। इसका रिजल्ट मुझे लगता है कि 15 जो है सितंबर तक आ जाएगा। 27 जुलाई, 27 अगस्त, 15 सितंबर मैक्सिमम इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो मेंस होने की उम्मीद है, मुझे लग रही है कि दिसंबर जनवरी में इसका मेंस हो जाएगा। मेरा है, जानने वाले लोग हैं अपने, फ़ोन आ जाते हैं कब क्या होगा, तो मुझे पता है, मैं ओपनली नहीं बता सकता, लेकिन मुझे अपना बेसिकली आइडिया लग रहा है कि अगर 15 सितंबर तक ऑफिशियली रिजल्ट आएगा, तो ऐसा ना हो कि आप 15 सितंबर के बाद दुखी हो जाए। इसलिए अगर आपको थोड़ा बहुत अगर यहाँ कुछ बोरिंगनेस लग भी रही है तो 1% झेल लेना, क्योंकि ये आपको पहले से पता है इसलिए बोरिंग लग रहा है। अगर ये नई कहानी होती तो आपको मैं बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनाता। ये सब कुछ पता है आपको, इतना आप पढ़ चुके हैं कि आरबीआई क्या है, आरबीआई क्या, सब आपको पता है, ठीक है, मजे लो। तो रिवीजन हो रहा है ये आपका, इसलिए दोस्तों, क्योंकि एक बार अगर आप ये वीडियो देख भी लेंगे तो आपकी चीज़ें रिवाइज ही हो रही होंगी। ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपका ज्ञान वापस ले लिया आपसे वीडियो दिखा के, आपको तो एक्स्ट्रा रिवाइज करा दिया अगर आपको पहले से पता था। तो दोस्तों अब हम यहाँ से कुछ एक नए टॉपिक पे चलते हैं, बैंक और वित्तीय संस्थाएं, यानी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। वाह, अंग्रेजी बोल दी एकदम। तो हिंदुस्तान में पहला जो बैंक खोला गया था दोस्तों, वो खोला गया 1786 में। कब खोला गया? 1786 में। और जब 1786 में कोई बैंक खोला जाएगा तो राज किन का चल रहा था? अंग्रेजों का। तो हिंदुस्तानियों की अभी इतनी ताकत तो थी नहीं कि सब बैंक खोल लें, तो जाहिर सी बात है कि ये पहला व्यापारिक बैंक जो खोला गया 1786 में, वो बैंक यूरोपियन रहा होगा, क्योंकि यूरोपीय लोगों का ही राज्य था। तो ये पहला जो व्यापारिक बैंक 1786 में खोला गया वो यूरोपीय बैंक था, और उसका नाम था दोस्तों जनरल बैंक ऑफ इंडिया। नाम में इंडिया जरूर घुसेड़ दिया इनने, लेकिन ये बैंक जो है इंडियन लोगों ने नहीं बनाया था, ये बैंक बनाया था यूरोपियन ने। नाम इसका जनरल रख दिया और उसमें इंडिया भी घुसेड़ दिया। कब बना दिया? 1786 में, ठीक। अभी यही नहीं, अभी और सुनिए, 1786 में भारत का पहला बैंक बनता है। उसी के 4 साल बाद 1790 में दोस्तों एक और बैंक बनाया जाता है, उसका नाम देखो ऐसा रखा कि सबको ये लगेगा कि सच में हिंदुस्तानियों का ही होगा, और उसका नाम रख दिया दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान। पहला कौन सा हो गया? जनरल डिब्बे वाला जनरल बैंक, है ना। दूसरा कौन सा हो गया? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1786 में जनरल बैंक हो गई, जनरल डिब्बे वाली, और 1790 में हो गई बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और ये दोनों के दोनों बैंक है दोस्तों, मैंने लिखा ना, ये दोनों यूरोपियन, यानी ये दोनों जो बैंक्स थी वो हिंदुस्तानियों ने नहीं बनाई, ये दोनों बनाई यूरोपियन ने। कौन कौन सी हो गई? 1786 में जनरल बैंक वाली, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जबकि 1790 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्लियर? ये आपको हो सकता है कुछ नया पता हो, अगर पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है। 1786 याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में पूछा जा सकता है कि ये जनरल बैंक दे देंगे, फिर बैंक ऑफ हिंदुस्तान दे देंगे, अभी और आगे भी आएंगे वो दे देंगे, तो इनमें लगाओ साहब, पहले कौन सा गठित हुआ, बाद में कौन सा गठित हुआ। इसलिए ये क्रम भी याद रखो, ईयर्स याद रखो, ठीक।
किचन में सीटी चल रही है, कुकर सीटी मार रहा है, हो सकता है आवाज आ रही हो आपकी। खिचड़ी बनवाई है मैंने अपने लिए। देखते हैं दोस्तों, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन बना रहा है, किनके प्यारे हाथों से खिचड़ी बन रही होगी। मेड आई हुई है साहब, वो बना रही है। मेड आती है, बढ़िया बना देती है खाना। अच्छा एक बात बताऊं, मेड है तो बहुत सुंदर, देख न ले। बढ़िया, जोया नाम है उसका एकदम, मतलब हमारे लिए तो बहन जैसी है। वो हमें भैया नहीं मानती, हम तो उसे बहन मान लेते हैं। पता नहीं एक बार हमने कह दिया था कि जोया दीदी आप हमारे लिए आलू बना दो, तो उसने आलू नहीं बनाए। मैंने पूछा उससे कि यार क्या हुआ जोया, आपने, मैंने तो कहा था कि आलू बना दो और आप तो तोरई की सब्जी लाई सड़ी सी। मेरा मन था आलू खाने का, आपने सड़ी हुई लौकी तोरई बना दी। तो उन्होंने कहा सुनिए सर, आप गाली दे लो मुझे, लेकिन जोया दीदी मत बोलो। यार बड़ी समस्या है साहब। तो मैंने कहा जोया दीदी नहीं बोली तो क्या बोलूँ आपसे, आप उसने मुझसे, आप मुझे गाली दे लो, उल्टा सीधा बोल लो, लेकिन दीदी मत बोलो बस। मैंने कहा दीदी तो अच्छा शब्द है, सर कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, बस दीदी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो वही सीटी चल रही है अभी, हो सकता है आवाज़ आ रही हो, वैसे माइक लगाए, पता नहीं आ रही होंगी नहीं आ रही होंगी। तो भारतीयों द्वारा साहब, अब देखो ये दो बैंक तो जोया पे लटक गए। आ जाओ आ जाओ, फोटो भेजो जोया का टेलीग्राम पे, एकदम खुश हो जाओगे। कैसे देखो भाई। आओ लौटाओ लौटाओ, ठीक है, इतना ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों एक दो बैंक बने हैं, एक 1786 में जनरल डिब्बे वाला, एक 1790 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये दोनों के दोनों अंग्रेजों ने बनाई। अब साहब हिंदुस्तानियों का भी नंबर आ गया कि हम भी तो कुछ बनाएंगे। तो इंडियन लोगों के द्वारा जो पहला बैंक बनाया गया वो सीमित दायित्व वाला बनाया गया, मतलब उसमें भारतीयों की लिमिटेड पार्टनरशिप थी। उसका नाम है दोस्तों अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक, क्या नाम है, अवध कॉमर्शियल बैंक। और ये दोस्तों 1881 में बना। दिमाग का जोई पे लटक गया। लौटाओ। कई लोग तो भाई खूब स्माइल कर रहे होंगे, हैं सर की मेड, सर की मेड, सर की मेड। मेड है हमारी तो बहन जैसी है, वही पता नहीं क्यों भाई नहीं मान रही। अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में स्थापित हुआ। इससे पहले दो बैंक और बन गए, 1786 वाला जनरल डिब्बे वाला, और एक 1790 में कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और ये सब इंडियन लोगों ने पहली बार अपना हल्का पुल्का सीमित लिखा है ना, सीमित दायित्व वाला, तो ऐसा बना अवध कॉमर्शियल। ये कब बना, 1881 में। ठीक, कब बन गया, 1881 में। तो ये सब तीन बैंक आपने देख लिए। अब दोस्तों अगले बैंक पर देखते हैं क्या है। ये क्रोनोलॉजी भी आ जाती है, ईयर भी आ जाते हैं कभी कभी। ये देखते हैं दोस्तों, अगला स्लाइड है। जो अवध कॉमर्शियल बैंक आपने पढ़ा, उसमें लिखा था ना कि सीमित, लिमिटेड है, लिमिटेड, उसमें हिस्सेदारी और मालिकाना हक लिमिटेड था अवध कॉमर्शियल बैंक में, जो कब स्थापित हुई, 1881 में। लेकिन फिर सब भारतीय लोगों को लगा यार कब तक हम सीमित सीमित खेलेंगे, अपन को पूरा मालिक बनना है। तो 1881 में जब अवध कॉमर्शियल बैंक बना, उसके बाद 1894 में लाला लाजपत राय आए। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, लाला लाजपत राय ने कही हम पूरी दम लगा देंगे एक बढ़िया बैंक बनाने के लिए। और 1894 में लाला लाजपत राय जी के बड़े सहयोग के साथ भारतीयों का पहला पूरी तरीके से मालिकाना हक वाला, जो 100% भारतीय लोगों ने बनाया, वो बैंक बना। वो बहुत मशहूर बैंक है, आप सभी जानते होंगे। उसका नाम है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक। लाला लाजपत राय पंजाबी थे, तो पंजाब में उन्हीं के, पंजाब के पिंड के नाम पे ही साहब पंजाब नेशनल बैंक ये बन गया। कब बना, 1894 में। लेकिन दोस्तों ये नहीं है कि पंजाब नेशनल बैंक है तो साहब अमृतसर में बन जाएगा या चंडीगढ़ में बन जाएगा, पंजाब आ गया तो। ये बैंक बनाया दोस्तों लाहौर में। लाहौर अब गया ना पाकिस्तान ने 1947 के बाद। 1894 में तो लाहौर पंजाब का हिस्सा था, समझे। अब चला गया वो तो बंटवारे के बाद, लाहौर चला गया और कुड़ी लाहौरी भी चली गई। लग दिल लाहौर दिया, पर गाना ना ऐसा गुरु रंधावा साहब का, बेहिसाब तू जच दिया। तो वही लाहौरी कुड़ी भी चली गई दोस्तों,
बड़ा हमारे संग दर्द हुआ। ये सबसे बड़ा बंटवारे का दर्द है और क्या, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो वो दर्द जो है कैमरामैन दिखा देता है, वही फोकस करता है, कैमरामैन फोकस करो, पाकिस्तानी आ जाती है एकदम सुंदर सुंदर चेहरे वाले, वही पहुंच जाता है सारा फोकस तो लाहौर में दोस्तों ये पंजाब नेशनल बैंक स्थापित होता है। किसने किया? लाला लाजपत राय ने। कब किया? बहुत ज़रूरी है, 1894 में। ठीक, एक तो आपने ये समझ लिया। तो आपने कितने बैंक समझ लिए अभी तक? 4 बैंक समझ लिए। पहला बैंक कौन सा था? 1786, जनरल डिब्बे वाला, जनरल बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा कौन सा था? 1790, कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये दोनों बैंक यूरोपियन थे। फिर इंडियन के द्वारा बनाया गया लिमिटेड यानी सीमित दायित्व वाला पहला कौन सा हो गया? अवध कॉमर्शियल बैंक। कब बना? 1881 में। फिर उसके बाद पूरा जोर लगा दिया हिंदुस्तान वालों ने, लाला लाजपत राय साहब ने 1894 में पंजाब नेशनल बैंक लाहौर में, ये कुड़ी लाहौर वाला एकदम है ना वहाँ ये स्थापित हुआ। याद रखना, स्टेटमेंट में आ गया ना, अमृतसर ठोक मत देना, लाहौर में था। तो ये आपने दोस्तों अभी तक 4 बैंक पढ़े। अब इसके बाद हम कुछ 3 बैंक और हैं हमारे, वो भी आप देखो इंपॉर्टेंट बैंक है। ठीक है, ये 3 बैंक बहुत ज़रूरी हैं जानना आप लोगों को, इन्हीं के बेसिस पे तो एसबीआई बना था। तो ये 3 बैंक देखो दोस्तों कौन से हैं। ठीक है, ये भी समझ लेते हैं। 3 बैंक दोस्तों ये और बने थे। ये एक बना है 1806 में, एक बना 1840 में और एक बना 1843 में। कब कब बने? 1806, 1840 और 1843। 1806, 1840, 1843। अब ये कौन कौन से बने दोस्तों, आप सबको उसको देखो, सिंपल सी तरीके से याद हो जाएगा कि अंग्रेजों ने बनाई है। और सबसे पहले दोस्तों अंग्रेज कहाँ जाके बसे थे? बंगाल में। उसके बाद कहाँ गए? बम्बई गए। और लास्ट में कहाँ गए? मद्रास गए। उसी के क्रम में ये बैंक भी बना दिए उन्होंने। भाई बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसी फेमस थी। आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है। कई लोग डिमांड कर रहे हैं कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दूँ अकेला आदमी क्या क्या कर ले। फिर भी देखते हैं दोस्तों, ये इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा 4-5 दिन में, फिर जो समय बचेगा वो आप ही का तो है। अब जब तक कोई नहीं है तब तक आप हो, जब कोई आ भी जाएगा तब भी आप हो। अब तो हम लोग दोस्तों, हमारा परिवार 11,000 लोगों का हो गया ना। हम मतलब जब वाइफ आएगी तो मैं यही कहा करूँगा, हम 2 और हमारे 11,000, मतलब तब तो हो सकता है 11,000 की जगह 21,000 हो जाए, भगवान करे और बढ़े। आप लोगों का आशीर्वाद है, कृपा है भाई ऊपर वाले की, और आप लोगों का प्यार है। तो दोस्तों मज़ा भी आ जाएगा। फिर खूब ब्लॉग बना के डाला करेंगे। दूसरा चैनल बना लेंगे एक बढ़िया सा, कोई सुहाना सा और क्या, वो खुले मार्केट में जो क्रियाएं करनी थी ना हमें, उसका भी ब्लॉग बना के डाल देंगे एक टनटनाता हुआ दूसरे चैनल पे। इस चैनल पर ही डालेंगे तो पढ़ाई लिखाई वाला है, तोबा तोबा ओपन मार्केट ऑपरेशंस के लिए दूसरा बनेगा ब्लॉग वाला चैनल तो 1806, 1840 और 1843 दोस्तों, ये आपको क्लियर याद है। BBM, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, BBM के नाम से भी देखते हैं लोग, BBM कह देते हैं कई लोग, BBM। ठीक है, तो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, इसके हिसाब से 1806, 1840, 1843 आपको पता ही होगा। ये भी आप लोगों को सारी पूरी जानकारी है ही दोस्तों। मैं जानता हूँ कि ये जब बैंक 1806, 1840 और 1843 में जब बने तो ये अलग अलग बैंक थे, और उनकी जगह 1921 में इन तीनों बैंकों का ब्याह करवा दिया आपस में ही जो है 2 नहीं 3 लोगों का एकदम कोना रच दिया, साथ में रच दिया, और तीनों को एकदम घुचुड़ करके एक बैंक बना दिया, यानी तीनों बैंकों का विलय कर दिया। कौन तीनों बैंक? यही BBM वाले, बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, विलय कर दिया साहब। शादी तो शुभ संख्या ही में होगी, तो 21 रुपए की धनराशि 1921 में साहब इसको मिला दिया। इंपीरियल शादी हुई थी एकदम। 3 इडियट्स पिक्चर देखी होगी आपने, तो कॉलेज का नाम था इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। वायरस प्रिंसिपल थे ना उसमें, आमिर खान साहब वाली। तो साहब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से शुभ संख्या 1921 में तीनों बैंकों का ब्याह आपस में कर दिया। इंपीरियल बढ़िया शादी हुई, यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया उसका नाम दिया गया। गोरे जो है उसमें दुल्हन गोरी थी, दूल्हा भी गोरा था, तो गोरे वाला कमिटी शादी में दूल्हा भी गोरा, दुल्हन भी गोरी। इसका मतलब है
कि गोरेवाला कमेटी की रिकमेंडेशन पर, ये मैंने आपसे एक दिन कमेंट में पूछा भी था, कई लोगों ने गलत बताया, कुट्टा कर लेता हूँ आपसे, ऐसे हमारे गांव में करते हैं, मतलब आपने गलत बताया उसके लिए ऐसे हम आपसे बोलेंगे नहीं ऐसे बच्चे करते हैं ना, अट्टी बट्टी 100 साल की कुट्टी, तो वैसे कुट्टी कर ली थी मैंने इस वाले क्वेश्चन में, आप लोग सही नहीं बता पाए थे कई लोग। तो 1921 में दोस्तों इंपीरियल बैंक बन गया साहब, और कुछ दिनों बाद जब शादी तो गोरे गोरे लोगों में हुई, तो गोरेवाला कमेटी की रिकमेंडेशन पे दोस्तों, इसी गोरेवाला कमेटी की रिकमेंडेशन पे 1 जुलाई 1955 को, स्कूल 1 जुलाई खुलते कि नहीं खुलते छुट्टियों के बाद, 1 जुलाई 1955 को ये इंपीरियल बैंक का नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया साहब, SBI कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। क्लियर? पूरी कहानी में मजा आ गया होगा अब तो, कि सबसे पहले कौन सी थी, अब पूरा बैंकिंग सिस्टम समझा रहा हूँ, पूरा रिवाइज करते हैं। SBI तो बन गया 1955 में गोरे गोरे लोगों की शादी से। तो सबसे पहले दोस्तों बैंक हमने क्या पढ़ी, RBI पढ़ी। RBI के बारे में आपको सब कुछ पता है, उसके बारे में रिवाइज नहीं करेंगे, मुझे पता है कि आपको सब पता है। उसके बाद फिर ये सबसे पहली बैंक बनी जो बनवाई 1786 में, याद आया, 1786 में, 1786 में पहली बैंक बनी थी दोस्तों, जनरल डिब्बे वाली, याद है, जनरल बैंक ऑफ इंडिया। फिर 1790 में बनी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये दोनों दोस्तों यूरोपियन थी, यूरोपियन लोगों ने बनाई। क्लियर? और उसके बाद क्या हुआ, 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक बनी, अवध कॉमर्शियल बैंक, जिसमें भारतीयों की लिमिटेड थी, सीमित दायित्व था। फिर 1894 में पंजाब नेशनल बैंक बन गई, जो लाला लाजपत राय, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल वाला एकदम गीत गुनगुनाते हुए, टनटनाते हुए इन्होंने कहाँ बनाई थी, हो लग दी लाहौर दिया, ठीक है, लाहौर में ये बना दी थी पंजाब नेशनल बैंक, मज़ा आ गया था। इसके बाद दोस्तों आपने फिर 1806, 1840 और 1843 BBM पढ़ लिया, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को मिला के 1921 में इंपीरियल बैंक बना दिया साहब। और 1921 में इंपीरियल बैंक को गोरे गोरे लोगों ने, गोरेवाला कमेटी ने 1 जुलाई 1955 को क्या बना दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पूरा रिवाइज हो गया, ऐसे आपने पूरी चीजें समझ ली। अब देखो दोस्तों, अब क्या है, SBI के बारे में आपको बस इतना समझ लो, 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई गोरेवाला कमेटी ने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जहाँ इस वक्त RBI का है, मुंबई में ही इसका हेडक्वार्टर है, आपको टेंशन ही नहीं लेना, मुंबई में ही इसका हेडक्वार्टर है। ये PDF में लिखा हुआ है, अभी तो स्लाइड हटा दी ना मैंने। और इसी SBI की दोस्तों एक टैग लाइन और है, टैग लाइन समझते हो, जैसे LIC की टैग लाइन होती है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, बस वही टैग लाइन है इसकी। और SBI की जो दोस्तों टैग लाइन है वो है, यहाँ अच्छे से लिख दूँ मैं SBI की टैग लाइन, और बढ़िया से बड़े बड़े में, SBI की जो टैग लाइन है दोस्तों वो है, विद यू ऑल द वे, विद यू ऑल द वे। ये पूछा जा सकता है साहब, करंट अफेयर्स में आप पढ़ेंगे कि SBI के इस वक्त वो कौन है, डायरेक्टर जनरल, आपको पता होगा, श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं। मैं यहाँ नहीं लिख रहा, वैसे तो मैं लिख दूँ शेट्टी साहब हैं, सुनील शेट्टी के ताऊजी हैं, ठीक है, श्रीनिवासुलु शेट्टी उनका नाम है, जो SBI के चेयरमैन है इस वक्त। तो वो करंट अफेयर्स का विषय है, वो वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ फिर मैं लिख दे रहा हूँ कि पूरा ये आपने विद यू ऑल द वे देख लिया, ये पूरा बैंकिंग सिस्टम आपने देखा, ठीक है, कोई टनटनाते हुए मजा आ गया होगा। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारी PDF में कुछ बचा तो नहीं है क्या। आखिरी पेज दोस्तों बचा हुआ है एक, ये भी देख लेते हैं, क्या ही छोड़ा है इसका, आखिरी पेज ये भी देख लेते हैं, क्योंकि अब इसको कहाँ ले जाऊंगा घर पे अपने, ये थोड़ा सा तो रह ही गया है। आपको दोस्तों बस SBI में इतना और देखना है कि एक नाबार्ड संस्था है, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम सब कुछ। नाबार्ड जो संस्था है उसने
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को स्वयं सहायता प्रोन्नयन संस्थान की उपाधि दी है। क्या होता है ये स्वयं सहायता प्रोन्नयन संस्थान? ऐसे समझ लो आप, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, स्वयं सहायता समूह, उनको उनकी बहुत मदद करता है एसबीआई, इसलिए नाबार्ड ने एक उपाधि दे दी है। ऐसे उपाधि नहीं दे देते जैसे कई लोगों ने हमको दे रखी है कि कौन सा कमल का फूल, गुलाब का फूल, संभव भैया ब्यूटीफुल। ये कई सारे कमेंट आते हैं ऐसे अजीब अजीब से। एक में तो हंसते हंसते पागल हो गया, संभव भैया कहाँ से ब्यूटीफुल है? ब्यूटीफुल तो लड़कियां होती हैं, लड़के तो हैंडसम होते हैं साहब। लड़के तो हैंडसम होते हैं, लड़कियां ब्यूटीफुल होती हैं, क्यों? सही बात है कि नहीं? तो ऐसे उपाधि दी गई है, नाबार्ड ने उपाधि दी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। कौन सी है? स्वयं सहायता प्रोन्नयन संस्थान। ये उपाधि किसने दी है एसबीआई को? नाबार्ड ने। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि विदेशों में जो सर्वाधिक शाखाएं हैं हिंदुस्तान की किसी बैंक की, तो वो एसबीआई की है। ये सब सिंपल सी चीज़ें आपको पता होंगी कि एसबीआई की सबसे ज़्यादा शाखाएं हिंदुस्तान में भी हैं, और विदेशों में देखा जाए तो कौन सा बैंक है हिंदुस्तान का जिसमें विदेशों में सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं? एसबीआई की। सब कुछ सिंपल था। अब थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, इसको भी देख लेते हैं। बस ये आज का यही कहानी खत्म हो जाएगी। 19 जुलाई 1969, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 जुलाई 1969, 19 तो है ही, जुलाई का महीना तो है ही, जुलाई के महीने में एसबीआई बनी थी। 1969 आप सभी को पता होगा, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी दोस्तों। उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी साहिबा ने, जितने बैंक प्राइवेट टाइप के लोगों ने खोल रखे थे, जिनके पास 50-50 करोड़ रुपए से ज़्यादा रुपया था, जिन बैंकों के पास, उन सबको पकड़ लिया, उठा लिया सबको, और कह दिया कि तुम 50-50 करोड़ के बैंक चला रहे हो, प्राइवेट चला रहे हो, तुम लोग ठग रहे हो दुनिया को, तुम्हें जो है पकड़ पकड़ के सरकारी बनाया जाएगा, सरकारी नौकरी पर रखा जाएगा सबको। ठीक, तो 19 जुलाई 1969 को, और ये सरकारी जो बनाया जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन। तो 19 जुलाई 1969 को ऐसे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी पूंजी 50 करोड़ या इससे ज़्यादा थी। ये बात तो कई लोगों को पता होगी, ये बात हो सकता है कई लोगों को ना भी पता हो, अगर पता है तो और अच्छी बात है। तो 19 जुलाई 1969 को पहली बार भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, और कितने बैंकों का हुआ दोस्तों? 14 बैंकों का। कितने पैसे वालों का? 50 करोड़ पैसे वालों का। ठीक, फिर ये पकड़ पकड़ के प्राइवेट लोगों को सरकारी बनाया जा रहा है, वो आजकल जो है सरकारी लोगों को प्राइवेट बनाया जा रहा है। मतलब प्राइवेटाइजेशन आ गया ना, तो सारी चीज़ें सरकार जो है प्राइवेट कंपनियों को दे रही है, ये भी ले लो, ये भी ले लो। कहीं ऐसा ना हो कुछ दिनों में साहब नायब तहसीलदार भी प्राइवेट घूमे, एसडीएम भी प्राइवेट घूमे, एक प्राइवेट हाईकोर्ट चल रहा है, एक प्राइवेट लेखपाल घूम रहा है, ऐसा ना हो जाए बस। देखो जो होगा वो सबको स्वीकार है दोस्तों, कुछ में कुछ नई चीज़ तो है नहीं है। अब साहब ये तो 19 जुलाई 1969 को पहला राष्ट्रीयकरण हो गया। ऐसा ही एक राष्ट्रीयकरण दोस्तों दूसरी बार भी हुआ था, वो हुआ था 1980 में। कब हुआ था? 1980 में। तो 1969 में जो हुआ है, 1969 में जो हुआ है, एक तो 14 बैंकों का हुआ और 50 करोड़ रुपए वालों का हुआ, और एक दूसरा जो हुआ राष्ट्रीयकरण वो हुआ 1980 में। कब हुआ? 1980 में। 1980 में जो हुआ दोस्तों वो हुआ 6 बैंकों का। कितने का हुआ? 6 बैंकों का। 6 बैंकों में भी ऐसी बैंकें चुनी गई जिनके पास अब 200 करोड़ रुपया आ गया। कितना आ गया? 200 करोड़। 1969 में कितने वालों का था? 50 करोड़ वालों का। 1980 में कितनों का हो गया? 200 करोड़ वालों का। 1969 में कितनी बैंकें हड़पी गई थी? 14। 1980 में कितनी बैंकें लपेट ली? 6। क्लियर है पूरा मामला? 200 और 50 ये सब कुछ याद रखना। ये सब चीज़ें आपको पहले से पता है, मुझे भरोसा है आपके ऊपर इतना, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं नया बता रहा हूँ, सब कुछ आपको आइडिया है। एक छोटी सी हेडिंग और रह गई है, वो भी देखते हैं दोस्तों क्या रह गई है। ये रह गई है शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं, यानी अनुसूचित बैंक्स क्या होते हैं। ठीक, तो दोस्तों आरबीआई का अपना एक एक्ट चलता है। आरबीआई किसी कानून से तो चलेगा, उसको कहते हैं आरबीआई एक्ट 1934।
ठीक, ये एक आरबीआई का कानून है, आरबीआई अधिनियम 1934। इस अधिनियम की, आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में जिन बैंकों का वर्णन है, आरबीआई एक्ट 1934 एक बड़ा सा एक्ट हो गया, उसमें कई सारी अनुसूचियां होंगी, तो इस कई सारी अनुसूचियों में से दूसरी अनुसूची में जितने बैंकों का नाम लिखा है वो सारे बैंक दोस्तों शेड्यूल बैंक कहलाते हैं। जैसे पंजाब नेशनल बैंक, जैसे एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी कौन सा, प्राइवेट है गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट वालों का ही नाम होता है ये। या फिर एचडीएफसी भी है दोस्तों, एचडीएफसी है, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, उससे मतलब नहीं है। शेड्यूल मतलब अगर उसका वर्णन वहाँ पे है तो है। जैसे ओवरसीज है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे तमाम बैंक जिनका वर्णन आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची, कौन सी अनुसूची, दूसरी अनुसूची में है, तो वो सारे बैंक दोस्तों अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। क्लियर? आज मैंने आपसे दोस्तों 2 सवाल पूछे कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, तीसरा मैं अभी यहाँ दे रहा हूँ। एक तो आपसे एमसीसी वाला पूछ लिया, मेलबर्न क्रिकेट क्लब वाला, एक पूछ लिया ऑस्ट्रेलिया ओपन वाला। ये आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। अब दोस्तों आप एक जीएस का क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप बताइए दोस्तों, खासी विद्रोह, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है आपने? खासी विद्रोह, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने खासी विद्रोह पढ़ा होगा, का नेतृत्व किसने किया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑस्ट्रेलिया ओपन मेन सिंगल में किसने जीता? मेलबर्न क्रिकेट क्लब में अभी कौन सा शामिल हुआ? तो दोस्तों आज हमने 1 घंटा के करीब हमें लगभग हो गया होगा, हो सकता है ज़्यादा ही हो गया हो, थोड़ा सा धूम धड़ाके के साथ आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी। 5 क्लासें हमें ख़त्म हो गई हमारी, और इकोनॉमिक्स का 70% सिलेबस ख़त्म हो गया, 30% सिलेबस रह गया। 2-3 क्लासों में स्वाहा कर देंगे उसे। ये सेबी ये भी रह गए हैं थोड़ा सा, नेशनल इनकम वगैरह, बाकी पूरा जो है आपने कर लिया। मज़ा आ ही गया दोस्तों। फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चेहरे पे स्माइल लाते रहिए। जो आपको दिखे गरीब बेचारा ठेले वाला, रिक्शे वाला, उसको पानी भी ज़रूर पिलाते रहिए। स्माइल करते रहिए, सिलेक्शन लेते रहिए। शुक्रिया।